हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपुल जैन। आज बच्चों हम अपना क्लास 10th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, व्हाट इज़ नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है बच्चों? नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ वननेस अमंग द पीपल लिविंग इन ए टेरिटरी। यानी कि जब कुछ लोग एक स्थान पर बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हों और उस क्षेत्र के प्रति, उस टेरिटरी के प्रति उन लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, एकता की भावना, फीलिंग आ जाती है, तो उसे ही नेशनलिज्म कहते हैं। ये तो नेशनलिज्म का शाब्दिक अर्थ हुआ, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो यहाँ नेशनलिज्म का मतलब क्या है, यहाँ नेशनलिज्म का अर्थ क्या है? यहाँ नेशनलिज्म का अर्थ है देशभक्ति, देश सेवा, देश प्रेम। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1947 से पहले की, जब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था। तो उस समय भारत के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना आई, यानी कि देश को आज़ाद कराने की जो फीलिंग आई, तो उस दौरान भारत में क्या क्या हुआ, भारत के सरकार के द्वारा क्या क्या किया गया, लोगों के द्वारा क्या क्या किया गया, वही हमें समझना है और जानना है। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि जैसा आपको पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 चला। 1914 से लेकर 1918 तक यूरोप की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में लड़ने लगी, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वार की संज्ञा दी गई। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भारत भी लड़ा, और जब अप्रत्यक्ष रूप से भारत लड़ा तो उस वर्ल्ड वार के इफेक्ट भारत के ऊपर पड़े। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएट ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। भारत के लिए प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और एक राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, क्योंकि इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, और जब उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ तो उनको रक्षा व्यय उनका काफ़ी बढ़ गया। इसलिए उन्होंने भारत के ऊपर उस खर्चे की भरपाई के लिए भारत के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा क्या कर दिए, बढ़ा दिए। भारत के इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुल्क बढ़ा दिए गए। तो ये सब चीज़ें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। इसीलिए जो एसेंशियल गुड्स वगैरह जो चीज़ें थी, जो ज़रूरत की चीज़ें थी, वर्ल्ड वार के दौरान उन चीज़ों के रेट दुगने से भी ज़्यादा हो गए, और जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारत के जो गरीब लोग थे उन लोगों के लिए बहुत समस्या पैदा हुई। कीमतें जब दुगनी हो गई तो उनके लिए समस्या पैदा होने लगी। इसके साथ साथ कीमतें दुगनी होने के साथ साथ जब अंग्रेजों को लड़ने के लिए मैन पावर की जरूरत पड़ी तो उन्होंने भारत से जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, और भारत के गांव से बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिश आर्मी में उनको भर्ती किया गया, उनको ज्वाइन कराया गया, लेकिन वो नहीं चाहते थे, पर जबरदस्ती की गई उनके साथ, जिस कारण भारत को बहुत ज़्यादा जान का नुकसान भी झेलना पड़ा। 1918 से 1919 और 1920 से और 1921 के बीच भारत के बहुत सारे हिस्सों में खाद्य समस्या, फूड क्राइसिस पैदा हो गए। बच्चों, फसलें खराब हो गई, बहुत सारी बीमारियां फैल गई, फ्लू जैसी महामारी फैल गई। ये कहा जाता है कि 1921 में ऐसा अकाल पड़ा जिस कारण भारत के अंदर 120 से 130 लाख लोग मारे गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने भारत के लोगों के मन में असंतोष की भावना पैदा कर दी, एक ऐसी भावना पैदा कर दी कि जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हम हो गए। लोगों को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार भारत के फायदे में नहीं है, भारत के लोगों को नुकसान हो रहा है। और इसी समय इंडिया के अंदर एक व्यक्ति जो आए, गांधी जी कम बैक टू इंडिया इन 1915। 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए, और भारत आने के बाद उन्होंने भारत के लोगों को एक हथियार दिया जिसका नाम उन्होंने रखा सत्याग्रह। जिस हथियार का प्रयोग गांधी जी भारत आने से पहले साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति यानी अपार्थेड के खिलाफ कर चुके थे। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के लिए किया गया आग्रह। गांधी जी ने बताया कि सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि हम उससे अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप संघर्ष के खिलाफ लड़ रहे हैं तो आप सामने वाले यानी अपने दुश्मन को सत्य से भी हरा सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि बुराई के सम्मुख झुकना पाप है,
लेकिन बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए हमें सत्याग्रह का रास्ता अपनाना चाहिए, जिसमें गांधी जी ने नॉन वायलेंस यानी अहिंसा को सर्वोपरि माना। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि हम अहिंसा का सहारा अपना करके, अहिंसा का सहारा लेकर के सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकते हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त भी कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि युद्ध के समय भी शत्रु का सामना शारीरिक शक्ति से नहीं करना चाहिए बल्कि नैतिक शक्ति से करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिजिकल फोर्स की जगह अगर हम सामने वाले के हृदय को परिवर्तित करने की कोशिश करें तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हिंसा छोड़ देता है, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हिंसा एक पाशविक वृत्ति है और हमें बुराई खत्म करनी है, बुराई करने वाले को नहीं। जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे रास्ते बताए, जैसे हंगर स्ट्राइक की उन्होंने बात करी, उन्होंने नॉन कॉपरेशन की बात करी, उन्होंने सिविल डिसोबीडिएंट की बात करी। तो इस तरीके से सत्याग्रह का रास्ता अपना करके हम अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकते हैं, ये गांधी जी ने बताया। और गांधी जी के द्वारा भारत में 3 शुरुआती सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए। 1916 चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, 1917 खेड़ा और 1918 में मिल मजदूर वाला समस्या, अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या। बच्चों ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ जाता है। 1916 में चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, बिहार के अंदर एक चंपारण जिला था जहां गरीब किसान नील की खेती किया करते थे, जिससे उनकी जमीन बंजर हो जाती थी और बागानों के मालिक उनके ऊपर बहुत अच्छे अत्याचार करते थे। जब गांधी जी को यह बात पता लगी तो गांधी जी उनके अधिकारों के लड़ने के लिए वहां गए और उनके अधिकारों के प्रति के लिए लड़े और आखिरकार ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के सामने घुटने टेकने पड़े और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन पूरी तरह सक्सेस रहा। अगले ही साल 1917 में खेड़ा में एक घटना घटी जहां फसल खराब हो गई, लेकिन सरकार किसानों से तब भी टैक्स मांग रही थी। गांधी जी यहां भी गए, गांधी जी ने यही सबसे पहली बार भूख हड़ताल करी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को यहां भी गांधी जी के सामने झुकना पड़ा और यह कहा गया कि जो टैक्स देने की कंडीशन में है केवल उसी से टैक्स लिया जाएगा, बाकी लोगों का जो कर था, जो टैक्स था, वो क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूर अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर के और पुअर वर्किंग कंडीशन को लेकर के आंदोलन पे करने लगे, जिसकी लीडरशिप गांधी जी के द्वारा की गई। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये 3 शुरुआती सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन बन गए, जिन्हें गांधी जी के शुरुआती सत्याग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और रातों रात गांधी जी भारत में एक जनप्रिय नेता बन गए, एक हीरो बन गए। लोग जानने लगे, लोगों को लगने लगा कि गांधी जी का जो सत्याग्रह हथियार है वो पूरी तरीके से सही है, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने अधिकारों के प्रति या ब्रिटिश सरकार के प्रति लड़ सकते हैं। बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 1919 में एक कानून पास किया जिसे कहते हैं रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था बच्चों? रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे काला कानून भी कहा गया, जिसे आतंकवादी अपराध अधिनियम भी कहा जाता है। इसे ब्लैक लॉ इसलिए कहा जाता है बच्चों, इसके अंदर ब्रिटिश सरकार ने यह नियम बना दिया कि अंग्रेजी सरकार किसी भी इंडियंस को कहीं भी केवल शक के आधार पर, केवल डाउट के आधार पर अरेस्ट कर सकती है और उसे बिना मुकदमा चलाए पहले 2 साल के लिए और बाद में और लंबे समय के लिए जेल में डाल सकती है। तो बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डालना और भारत ये कहना कि हमें इस पर शक है, केवल शक के आधार पर अरेस्ट करना। भारत के बहुत सारे नेताओं को, जिनमें महत्वपूर्ण थे डॉक्टर किचलू, सफीउद्दीन साहब, सत्यपाल जी, इन कई नेताओं को अरेस्ट भी किया गया। डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और सत्यपाल 2 ही नेता थे जिन्हें इसके अंतर्गत अरेस्ट भी किया गया। इसलिए लोग सड़कों पर उतर के आ गए। लोगों ने कहा कि ये कानून बिल्कुल गलत है और इसीलिए इसके विरोध में 6 अप्रैल को बच्चों एक हड़ताल भी शुरू होनी थी। प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट 1919। रोलेट के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट करना था हम लोगों को, एक शांति प्रिय आंदोलन करना था और जिसके अंदर अपनी बात रखनी थी कि ये कानून गलत है, ये काला कानून है, ये भारतीयों के हित में नहीं है और ये बहुत गलत है। इसी को रोलेट सत्याग्रह का नाम दिया गया।
रॉलेट सत्याग्रह जो हमने बताया कि 6 अप्रैल को शुरू होना था, 10 अप्रैल को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चलाई गई और लोगों का दमन किया गया, लोगों को दबाया गया, जिसके बाद कई सारे लोगों ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर हमले किए, मार्शल लॉ लागू करा दिया गया और बच्चों पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर खास तौर से उत्तर भारत के अंदर और पंजाब के अंदर और दिल्ली के अंदर मार्शल लॉ ले लिया और कमान जो है जनरल डायर, बच्चों एक सैनिक अधिकारी थे जनरल डायर, उसने संपूर्ण व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। इस तरीके से जो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन था उसे ब्रिटिश सरकार ने दबाने की कोशिश करी, जो काला कानून था उसके अगेंस्ट जो भारतीय अपनी बात रख रहे थे उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। परंतु तभी 3 अप्रैल 1919 को, बच्चों 3 अप्रैल को बैसाखी होती है और जलियांवाला एक बाग था अमृतसर में, आज भी है, गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल बराबर में, आप कभी जाओ तो देखिएगा। जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही भाषणबाजी या कह सकते हैं एक मीटिंग की जानी थी जिसमें गांधी जी भी आने वाले थे। और जनता को जब ये पता लगा कि गांधी जी भी आने वाले हैं, क्योंकि गांधी जी वही समय था 1917 1918 का, वही समय था जब गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद आंदोलन चलाए थे, तो गांव से जो भीड़ आई थी वो धीरे 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 उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने लगी। उन लोगों को नहीं पता था कि इस समय मीटिंग करने की मनाही है, मीटिंग करने पर गवर्नमेंट ने रोक लगाई हुई है। वो गांव के किसान थे, अनपढ़ थे, उन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता थी, वो इकट्ठा हो गए और लगभग कहते हैं शाम को 4:30 बजे की बात है, 20,000 के आसपास भीड़ या लोग उस बाग में इकट्ठा हो गए। बच्चों वो बाग नहीं है, चारों एक तरह से कुछ मकानों की बैक साइड है और उसमें जाने का एक छोटा सा रास्ता है। जब जनरल डायर को ये बात पता लगी कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग मीटिंग कर रहे हैं जबकि हमने मीटिंग करने की मनाही की गई है, तो जनरल डायर अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया और उसने बाग के गेट पर अपने टुकड़ी को खड़ा कर दिया और बिना चेतावनी दिए, बिना अल्टीमेटम दिए, बिना किसी कार्रवाई के सीधे अपनी टुकड़ी को फायर का ऑर्डर दे दिया। और कहते हैं पूरी 10 मिनट तक गोलियां चली, 1650 के आसपास गोलियां बताई जाती हैं कि चली थी, जिसमें हजारों निहत्थे लोग मारे गए, क्योंकि बाग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और जो रास्ता था उसी पर सैनिक टुकड़ी खड़ी थी। लोग भागे, कहते हैं बीच में जो कुआं है वो लाशों से भर गया, लोग कुएं में कूदने लगे। आज भी दीवारों पर कुछ निशान बने हुए हैं जो बताते हैं कि कितना बुरा हाल है। ये देखिए, आप पिक्चर देख रही है, आपको एक तरफ जनरल डायर है और एक तरफ बाग, जलियांवाला बाग में गोलियां चल रही हैं। बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर भारत के रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि जो उन्हें दी थी ब्रिटिश सरकार ने, सर कह दो या नाइटहुड की उपाधि, वो वापस कर दी। गांधी जी ने भी केसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया कि हमें आपकी उपाधि नहीं चाहिए, आप हमारे लोगों को मार रहे हैं, निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। और इस हत्याकांड के बाद पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ। सरकार ने और मार्शल लॉ लगा दिया, गांधी जी के दिल्ली में आगमन पर पाबंदी लगा दी गई और ये मान के चलिए कि ये हत्याकांड ने पूरी तरीके से लोगों को हिलाकर रख दिया। लोग ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। 1919 में ही एक घटना और घटी, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था बच्चों? अभी हमने बताया फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 चला, 1914 से लेकर 1918 तक चला, जिसमें मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां यानी कि अलायंस पावर और एक्सेस पावर, ये दोनों लड़े थे। मित्र राष्ट्र वाला ग्रुप यानी इंग्लैंड वाला जो ग्रुप था वो जीता था और जर्मनी वाला ग्रुप फर्स्ट वर्ल्ड वार को हारा था। तो जर्मनी के साथ एक देश था टर्की, और टर्की के एक सुल्तान थे, सुल्तान खलीफा मुस्तफ़ा पाशा। बच्चों उनका नाम तो था सुल्तान मुस्तफ़ा पाशा, पर खलीफा उनको एक टाइटल मिला हुआ था। खलीफा क्या होता है? इस्लाम धर्म के जो धर्मगुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, उन्हीं को खलीफा कहा जाता था। खलीफा यानी पूरे वर्ल्ड के, पूरे विश्व के इस्लाम के जो मानने वाले लोग हैं वो उन्हें अपना गुरु मानते हैं, अपना धार्मिक नेता मानते हैं, अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं। तो जब पूरे वर्ल्ड के मुसलमान उन्हें अपना गुरु मानते थे तो भारत के मुसलमान भी उन्हें अपना गुरु मानते थे और थे वो हमारे मुस्लिम भाइयों के गुरु। तो अब जब
इंग्लैंड जीत गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसने टर्की के सुल्तान खलीफा साहब को अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर एक बहुत ही अपमानजनक संधि यानी कि एक ट्रीटी जबरदस्ती लाद दी और ये कहा, उन्हें जेल में बंद कर दिया और उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। तो पूरे विश्व के मुस्लिम्स ब्रिटिश के खिलाफ हो गए, तो भारत के मुसलमान भी ब्रिटिश के खिलाफ हो गए। इसीलिए भारत के एक खिलाफत कमेटी बनाई गई, जिसमें जो अली बंधु, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, दो भाइयों ने मिलकर के यह आंदोलन लीड किया। गांधी जी ने भी इस खिलाफत कमेटी में मेंबर थे, गांधी जी भी, और ये आंदोलन चलाया गया। 1919 में यह आंदोलन शुरू हुआ। मुंबई में खिलाफत कमेटी बनाई गई और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सभी मुस्लिम सड़कों पर आ गए। इसी समय गांधी जी ने, ये देखिए, खिलाफत मूवमेंट 1919 टू 1924, और ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के द्वारा ये मूवमेंट क्या किया गया, शुरू किया गया। अब गांधी जी ने बड़ा दिमाग लगाया कि भारत के हिंदू जो मुस्लिम्स हैं वो ऑलरेडी ब्रिटिश के खिलाफ हैं, अगर हम हिंदुओं को भी इनके साथ जोड़ दें तो ये आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगले ही साल गांधी जी ने अपना पहला बड़ा आंदोलन लॉन्च कर दिया, शुरू कर दिया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन क्या था बच्चों? असहयोग का अर्थ है सहयोग ना देना। गांधी जी कहते थे कि हम ब्रिटिश शासन भारत में हमारे ही सहयोग से टिका हुआ है, अगर हम उन्हें सहयोग करना बंद कर दें, अगर हम उन्हें कॉपरेट करना बंद कर दें, तो कुछ ही समय में ब्रिटिश की जो जड़ें हैं वो भारत से उखड़ जाएंगी और अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ऐसा मूवमेंट शुरू करने की बात की गई जिसमें ब्रिटिश को कोई सपोर्ट नहीं करना है, उसके अगेंस्ट रहना है, उसे असहयोग करना है। और इसी बात को लेकर के भारत में यह आंदोलन क्या किया गया, शुरू किया गया, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो 1920 में हुआ उसमें इस आंदोलन को चलाने की बात रखी गई और ये बात सर्वसम्मति से पास हो गई। लेकिन हमें ये समझना है कि गांधी जी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट क्यों चलाना चाहते थे, क्यों चलाया, इसके हमारे पास 4-5 पॉइंट हैं। जैसे सबसे पहली बात तो यह है, अंग्रेजों ने हम लोगों से ये कहा कि अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश का साथ देते हैं तो उसके बाद वो हमें आज़ाद कर देंगे। और भारत के लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश का साथ दिया भी, भारत लड़ा भी, भारत के बहुत सारे सैनिक गए, बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी। आपको पता होगा कि जो हमारा इंडिया गेट है उसके ऊपर जो नाम लिखे हैं वो उन्हीं शहीदों के नाम लिखे हैं जो 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत की तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे, मतलब इंग्लैंड की तरफ से कहो या भारत की तरफ से। तो इसीलिए, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने हमें आज़ाद नहीं किया बल्कि कानूनों को और कठोर कर दिया। जैसे आपको पहले ही बताया कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। अपने खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटिश भारत से भरपाई करने लगे, उसकी इंडिया के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, चीज़ों के रेट दुगना हो गए। इसलिए गांधी जी ब्रिटिश के नाराज हो गए और गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाने का निर्णय किया। इसके बाद दूसरी बात आती है कि रॉलेट एक्ट जो था वो एक भारतीयों के हितों का कानून तो था नहीं, इसलिए रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण भी गांधी जी के द्वारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन चलाने की बात कही गई कि भारत के लोग नाराज थे 1919 के रॉलेट एक्ट के कारण, इसलिए भी लोग उनके खिलाफ हो गए और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे दुखद घटना थी। भारत के हजारों लोग मारे गए, जबकि सरकारी आंकड़े कहते थे केवल 300-350 के आसपास लोग मरे। उस जलियांवाला बाग हत्याकांड से नाराज होकर भी गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाने के लिए जिम्मेवार माना जाता है। सबसे बड़ी बात मैंने जैसे पहले भी बताया आप लोगों को कि मुस्लिम समाज ऑलरेडी ब्रिटिश के खिलाफ था। जब ऑटोमन सम्राट यानी कि जो टर्की के नेता थे खलीफा साहब, उनको जो अरेस्ट किया गया, उसके बाद जो मुस्लिम समाज में आक्रोश था, गांधी जी ने उसी को हिंदू समाज के साथ भी जोड़ने का काम किया और दोनों को, क्योंकि उन्हें पता था कि दोनों मिलके लड़ेंगे तो अपनी आज़ादी की लड़ाई या अपने अधिकारों की लड़ाई ज़्यादा अच्छे से लड़ सकते हैं, और इसलिए भी गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू किया। इसके बाद एक और भी पॉइंट है 1919 का 1919 का
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। ये आपके कोर्स में नहीं है, बस एक पॉइंट के रूप में आप समझ लीजिए। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919, उससे भी नाराज होकर भारत के लोगों ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाने की बात कही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हमारे लोग मारे गए थे उनके वेलफेयर के लिए, उनकी फैमिली के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ नहीं किया गया, इसलिए भी गांधी जी नाराज थे, इसलिए भी आंदोलन चलाया गया। तो ये सारी बातें थी जिस कारण गांधी जी ने यह आंदोलन क्या किया, शुरू किया। तो बच्चों, ये जो वीडियो हमारी रही, इस वीडियो में हमने अगर देखें तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में बात करी, उसके बाद सबसे मेन अगर हम बात करते हैं जो सबसे मेन है सत्याग्रह, और सत्याग्रह के 3 सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद वाला। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। रोलेट एक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, अक्सर आता है, इसको पढ़ना है। रोलेट एक्ट जो बताया कि किसी को भी बिना किसी कारण के अरेस्ट करने वाली बात, सबसे मेन जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर खिलाफत मूवमेंट, और फिर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भारत में क्यों चलाया गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने आपको आपका हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया का जो चैप्टर है उसके सेकंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट टॉपिक पूरा क्लियर किया, जिसमें 1915 से लेकर के 1920 तक की हमने बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट कैसे चला, कहाँ कहाँ चला, और उसके बाद सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट कैसे चला, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप